प्रिय विद्यार्थियों, कल आप लोगों ने पढ़ा शीत युद्ध का अंत और प्रमुख समझौते और घटनाएं। तो 1985 से 1991 का बीच का जो समय था वो एक बहुत ही बड़ा ड्रामेटिक कहना चाहिए समय था, जिसमें बहुत तेज़ी के साथ दोनों महाशक्तियों में समझौते होने लगे और उस 1991 में जाकर शीत युद्ध एक तरह से समाप्त हो गया। आज हम पढ़ेंगे ये दूसरा पार्ट जो है शीत युद्ध की समाप्ति के कारण क्या थे। शीत युद्ध जो है उसमें शुरुआत के कारणों में आप लोगों ने कारण पढ़ा था, वो कारण था अमेरिका और रूस के जो प्रमुख थे उनका व्यक्तित्व। उन्होंने शीत युद्ध को बढ़ाने का बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाई बढ़ाने में। और ठीक वैसे ही अब आप पढ़ेंगे शीत युद्ध की समाप्ति के कारणों में, उसमें व्यक्तित्व को भी हम पढ़ेंगे। और पहला व्यक्तित्व जो है मिखाइल गोर्बाचोव का पढ़ेंगे, जो शीत युद्ध की समाप्ति में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे बुश, उनका भी उसमें पहले तो रोनाल्ड रीगन का योगदान था, उसके बाद में बुश का योगदान। मिखाइल गोर्बाचोव का व्यक्तित्व एवं नीतियाँ। तो मार्च 1985 में सोवियत संघ की जो बागडोर थी मिखाइल गोर्बाचोव के हाथ में है। गोर्बाचोव ने लौह आवरण की दीवार तोड़ डाली। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए परमाणु विहीन, हिंसा मुक्त, समस्या रहित विश्व की एक नई दृष्टि दी। उन्होंने दिसंबर 1987 में कम और मध्यम दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने वाली संधि INF पर हस्ताक्षर किए। अस्त्रों और सेनाओं की एक तरफा कटौती की घोषणा की। उन्होंने ग्लासोनोस्त और पेरेस्ट्रोइका नीतियों से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में नई व्यवस्था का सूत्रपात किया। सोवियत संघ ने गोर्बाचोव के नेतृत्व में जिस उदार, सौम्य और समझौतावादी राजनयिक आश्रय लिया, उसने विश्व राजनीति में अमूलचूल परिवर्तन किए। पूर्वी यूरोप के देशों की स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र का समर्थन कर संयुक्त जर्मनी को नाटो की सदस्यता जारी रखने, वार्सा पैक्ट को भंग करने का निर्णय लेकर गोर्बाचोव ने यूरोप के लोगों का दिल जीत लिया और इसीलिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। दूसरी बात आती है सोवियत संघ की आर्थिक मजबूरियाँ। 1980 के बाद सोवियत संघ आर्थिक संकटों से गुजर रहा था। अंतरिक्ष अनुसंधान की प्रतिस्पर्धा और शस्त्र निर्माण पर बेतहाशा खर्च करने के कारण उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। उसमें अब इतनी ताकत नहीं थी कि वे पश्चिमी देशों से शीत युद्ध की प्रतिस्पर्धा कर सके। गोर्बाचोव के अनुसार 1970-85 अवधि में वृद्धि दर 10% घट गई थी। यंत्रों तथा साज सामान के निर्यात का अंश घटता जा रहा था। 1970 से 22% से घटता हुआ 1985 में 14% से भी कम हो गया। कृषि उत्पादन चौपट हो गया। खेती प्रति हेक्टेयर केवल 15 क्विंटल गेहूं या 2-3 मीट्रिक टन अंगूर का उत्पादन कर रहा था, जो भारत के उत्पादन का भी 1/3 नहीं था। फिर कोयला खनन श्रमिकों की हड़ताल से आर्थिक स्थिति और जटिल हो गई। सोवियत अर्थव्यवस्था को खाड़ी युद्ध से भी बहुत बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि सोवियत शस्त्र भंडार की बिक्री के लिए वो घातक सिद्ध हुआ। तो संक्षेप में सोवियत संघ जैसी महाशक्ति आर्थिक संकट के कगार पे थी। सन 1988 में आर्थिक वृद्धि दर 4.4% थी। निर्यात 2% घट गया था। आयात 6.5% रह गया था। जिस देश में उत्पादन क्षमता, दक्षता और लोगों के जीवन निर्वाह स्तर में वृद्धि रुक गई हो, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए लंबी लंबी क्यू लगती हो, वह शीत युद्ध की समाप्ति में ही अपना राष्ट्रीय हित समझने लगा। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के 28वें सम्मेलन में तत्कालीन सोवियत विदेश मंत्री शेवनादजे ने रहस्योद्घाटन किया कि पश्चिम के साथ वैचारिक संघर्ष में सोवियत संघ को 7 अरब रूबल तो सैनिक उपायों में ही खर्च करने पड़े। दूसरी ओर चीन के साथ जो झमेला था उसमें 2 खरब रूबल का और खर्च हुआ और अफगानिस्तान के झंझट में उलझने से 60 अरब रूबल और बहुत बड़ी दर में प्राण हानियाँ हुई। तीसरी बात आती है सोवियत संघ का विघटन। 1990-91 के वर्ष सोवियत संघ के उथल पुथल के वर्ष है। 9 अगस्त 1991 की तख्ता पलट घटना से गोर्बाचोव की लोकप्रियता को जबरदस्त नुकसान हुआ। विश्व शक्ति के रूप में जब सोवियत संघ की प्रतिष्ठा गुजरे जमाने की चीज़ रह गई, तो सोवियत संघ की स्थिति में आई ये गिरावट खाड़ी संकट के दौरान उसके द्वारा अमेरिका को दिए गए निष्क्रिय समर्थन से स्पष्ट हो गई। लेकिन चरम परिणति तब हुई जब गोर्बाचोव ग्रुप 7 की लंदन बैठक में जाकर पश्चिमी आर्थिक मदद जुटाने में विफल रहे।
और उनके अपने देश में अपने गणराज्यों ने जोर शोर से अपनी स्वायत्तता की मांग रखनी शुरू कर दी। किसी समय विश्व शक्ति कहलाने वाला सोवियत संघ का यह राजनीतिक बिखराव वर्तमान समय की कुरूप वास्तविकता है। कल तक श्रमिकों के हितों की रक्षक समझी जाने वाली सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी समाप्ति के कगार पर थी और केजीबी जैसी सर्वसमर्थ मानी जाने वाली संस्था भी ध्वस्त हो चुकी थी। इसी समय सोवियत संघ का केंद्रीकृत ढांचा भी नागरिक, सैनिक और अफसरशाही के क्षेत्रों में हो रहे नित्य नए परिवर्तनों के कारण चरमरा उठा और इसी घटनाक्रम का परिणाम था कि धीरे धीरे कुछ ही महीनों में विशाल सोवियत संघ ध्वस्त हो गया। नेक्स्ट है सोवियत देश, साम्यवादी देशों में लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था। तो शीत युद्ध एक वैचारिक संघर्ष था। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों ने विकास का कम्युनिस्ट मॉडल अपनाया था, जिसकी विशेषता थी एक सर्वाधिकारवादी दल तथा केंद्रीकृत आदेशित अर्थव्यवस्था। किंतु 1989-90 के वर्षों में पूर्वी यूरोप के देशों ने स्वतंत्र निर्वाचन वाली बहुदलीय लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ बाजार अर्थव्यवस्था अपना ली। 1990 में सोवियत संघ में भी साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और मुक्त बाजार व्यवस्था मान ली गई। अब पश्चिमी देशों और पूर्वी यूरोप के देशों में अंतर नहीं रह गया और सोवियत संघ को G7 की भी सदस्यता दे दी गई आगे चल के, और अमेरिका सोवियत संघ को खाद्य राहत के रूप में $1.5 अरब की उसने राशि भी स्वीकृत की और वर्ष 1991 में तो ये राशि $4 अरब की हो गई। अब लास्ट बात आती है शीत युद्ध की समाप्ति का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव। इससे क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तनाव केंद्रों में कमी आ गई और कुछ संकटपूर्ण समस्याओं का हल खोजना आसान हो गया। ईरान इराक युद्ध की समाप्ति, अफगान समस्या के समाधान, नामीबिया की स्वतंत्रता, कुवैत को मुक्त कराने में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलजुल कर काम किया। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रभावी भूमिका अदा करने लगा। खाड़ी संकट के दिनों में राष्ट्रपति बुश और गोर्बाचोव में बहुत अच्छी दोस्ती देखी गई। पश्चिम एशिया शांति वार्ता का माहौल तैयार करने में सोवियत संघ ने अमेरिका को सहयोग दिया। शांति वार्ता में भाग लेने के लिए सीरिया को सोवियत संघ ने राजी किया और सोवियत संघ को आर्थिक संकट से उबारने के लिए पश्चिमी देश आगे आए। सोवियत संघ की मदद के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक का सदस्य बना दिया गया। इसके अतिरिक्त G7 ने सोवियत संघ में यातायात, कानूनी एवं बैंकिंग प्रणाली स्थापित करने और ऊर्जा एवं खाद्य उत्पादन बढ़ाने में पूरी तकनीकी सहायता देने का वचन किया। और शीत युद्ध के अंत के साथ ही सोवियत संघ का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ की सुप्रीम सोवियत ने अपने अंतिम अधिवेशन में सोवियत संघ को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव पारित किया और स्वयं के भंग होने की घोषणा की। गोर्बाचोव का द्वारा सत्ता का अंतिम हस्तांतरण जिस शांतिपूर्ण ढंग से किया गया उसकी विश्व ने प्रशंसा की और सोवियत संघ जो है 14 हिस्सों में बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गोर्बाचोव को पूर्वी यूरोप में स्वतंत्रता का मसीहा, जर्मनी के एकीकरण का नायक मान लिया गया। विश्व राजनीति में हितों के संतुलन ने भय का संतुलन का स्थान ले लिया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य मुद्दे सुरक्षा और विचारधारा के बजाय व्यापार और पूंजी निवेश बन गए। और एक बड़ी बात हुई कि गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था वो उसकी एक अलग स्थिति बन गई, क्योंकि जब तक दो ध्रुव थे, दो गुट थे, सोवियत संघ और अमेरिका, तब तक गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अलग मंच था। लेकिन अब जब सोवियत संघ का अस्तित्व भी समाप्त हो गया, उसकी जगह रूस ने ले ली, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है वो अपनी जो मुख्य बात थी दोनों गुटों से अलग रहने की नीति, उससे वो कुछ हद तक अलग हो गया। और अब गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हम आगे पढ़ेंगे उसकी नीतियाँ भी बदल गईं। फिर मुख्य तौर पे वो राजनीति के बजाय अब वो आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। धन्यवाद।